अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल वाला चैप्टर हमने शुरू किया है और इसका इंट्रोडक्शन हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं और अभी टाइप्स को हम बड़ा ही सिंपल और सादा तरीके से पढ़ेंगे। आपको इंशाल्लाह ये अभी याद हो जाएगा। अब टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, एक किस्म है कोऑर्डिनेशन की नर्वस कोऑर्डिनेशन, दूसरी है केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन ब्रॉट अबाउट बाय नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम के जरिए होती है। नर्वस सिस्टम वो तरीका है जिसमें मैसेज नर्व इम्पल्स की शक्ल में ट्रैवल करता है और ये नर्व इम्पल्स न्यूरॉन यानी नर्व सेल के ऊपर ट्रैवल करती हैं और न्यूरॉन्स के बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब केमिकल कोऑर्डिनेशन ब्रॉट अबाउट बाय एंडोक्राइन सिस्टम, यानी ये एंडोक्राइन सिस्टम के जरिए होती है। अब एंडोक्राइन सिस्टम में जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है मैसेज केमिकल्स की शक्ल में ट्रैवल करता है। अब एनिमल्स हैव बोथ नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम, यानी एनिमल्स में दोनों सिस्टम मौजूद है, नर्वस भी और केमिकल भी। ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है ये नर्वस कोऑर्डिनेशन है, जबकि ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है ये केमिकल कोऑर्डिनेशन है। इसको भी हम देखते हैं आगे। कोऑर्डिनेटेड एक्शन की अगर हम बात करें, यानी कोऑर्डिनेटेड एक्शन से मुराद है कोऑर्डिनेशन का तरीकाकार, तो उसके 5 स्टेप हैं: स्टिमुलस, रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर, अफेक्टर एंड रिस्पॉन्स। अब इस टॉपिक को मज़ीद डिटेल में समझने से पहले अगर हम इन 5 स्टेप को सिंपली अगर समझ लें तो आपको इस पूरा का पूरा टॉपिक बड़ा ही आसानी से समझ आ जाएगा। इनको पहले मैं आपको सादा तरीके से समझाता हूँ। याद रखें, स्टिमुलस, स्टिमुलस कहते हैं चेंज, कोई भी तब्दीली, यानी माहौल में कोई भी ऐसी तब्दीली जिस पे जानदार रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करे, रिस्पॉन्स शो करे, उसको हम कहते हैं स्टिमुलस। मिसाल के तौर पर अगर आप घर में बैठे हैं तो दरवाज़ा खटका है, तो दरवाजे का खटकना भी दरअसल क्या है, स्टिमुलस, वो क्या है, तब्दीली। अब उसके बाद उस तब्दीली को कौन रिसेप्टर कहते हैं जो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। मसलन दरवाज़ा खटका है तो उसकी आवाज़ हमारे जिस्म में कौन रिसीव करता है, हमारे कानों ने रिसीव की, तो कान क्या हुए, रिसेप्टर्स जो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। अब रिसेप्टर से वो मैसेज आगे जाता है कोऑर्डिनेटर के पास नर्व इम्पल्स की शक्ल में। कोऑर्डिनेटर, अब कोऑर्डिनेटर से मुराद है कोऑर्डिनेशन, ये दरअसल रिसेप्टर और अफेक्टर के दरमियान कोऑर्डिनेशन करते हैं। अब वो जो आवाज़ कानों ने सुनी है वो हमारा जिसमें कोऑर्डिनेटर क्या है उसके लिए वो है ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, यानी वो मैसेज ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगा। अब ब्रेन मैसेज भेजेगा अफेक्टर के पास। अफेक्टर कहते हैं जिसने अफेक्ट शो करना है, यानी रिस्पॉन्स पैदा करना है। अब ये दरवाज़ा खटकने के स्टिमुलस के केस में हमारा जो अफेक्टर है वो क्या है, मसल्स, हमारी टांगों के, हमारा ब्रेन टांगों के मसल्स, हमारे जिस्म के मुख्तलिफ मसल्स को मैसेज भेजेगा। मसल हरकत में आएंगे, हम अपनी जगह से उठेंगे, मसल की मदद से हम मूवमेंट करेंगे, दरवाजे की तरफ जाएंगे और जाके दरवाज़ा खोल देंगे। अब वो जो हमने दरवाज़ा खोला है वो क्या है, रिस्पॉन्स। वो रिस्पॉन्स क्यों पैदा हुआ, उस स्टिमुलस के नतीजे में। तो ये पूरे का पूरा एक मैकेनिज्म है, तरीकाकार है। इस डायग्राम में अगर हम देखें, सबसे पहले क्या है, स्टिमुलस, तब्दीली। इसी तरह एक और दूसरी मिसाल से हम देखते हैं, अगर फ़र्ज़ करें आपके पाँव के ऊपर एक चूंटी अगर काटे तो चूंटी का काटना क्या है, वो क्या है, स्टिमुलस है, तब्दीली है। और उसको कौन रिसीव करेगा, रिसेप्टर, हमारे स्किन के अंदर जो पेन रिसेप्टर हैं, वो सेंस ऑर्गन है, वो उसको रिसीव करेंगे और रिसेप्टर से वो मैसेज नर्व इम्पल्स की शक्ल में, देखें ये नर्व इम्पल्स की शक्ल में ट्रैवल करके ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगा। ये नर्वस कोऑर्डिनेशन की मिसाल है, याद रखें। अब ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड उस मैसेज को रिसीव करके आगे अफेक्टर तक मैसेज भेजेगा, यानी नर्व इम्पल्स की शक्ल में आगे मैसेज कहाँ जाएगा, अफेक्टर के पास। अफेक्टर क्या है, मसल्स, हमारे बाजू के मसल्स रिस्पॉन्स करेंगे। बाजू के मसल क्या करेंगे, हम उस चूंटी को बाजू के इस्तेमाल से, हाथ के इस्तेमाल से उस चूंटी को वहाँ से हटा देंगे। अब हमने जो चूंटी को वहाँ से हटाया वो हमारा क्या है, रिस्पॉन्स। तो ये नर्वस कोऑर्डिनेशन इस तरह से काम करता है, स्टिमुलस, रिसेप्टर, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड क्या है, कोऑर्डिनेटर, और वो किस तक मैसेज भेजेगा, अफेक्टर तक, और अफेक्टर क्या पैदा करेगा, रिस्पॉन्स। ये तो थी नर्वस कोऑर्डिनेशन। जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन में न्यूरॉन या नर्व इम्पल्स नहीं होती, उसमें मैसेज केमिकल की शक्ल में जाता है। अब यहाँ पे देखें, वहाँ पे भी वही स्टिमुलस, रिसेप्टर, और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेटर होगा वो एंडोक्राइन ग्लैंड होगा, और इसी तरह अफेक्टर और रिस्पॉन्स। मिसाल के तौर पर आपको जब प्यास लगती है, तो प्यास कब लगती है, जब ब्लड के अंदर पानी कम हो। तो ब्लड के अंदर पानी का कम होना दरअसल स्टिमुलस है, ये चेंज है, तब्दीली है। उसकी वजह से हमारे ब्लड के अंदर ओस्मो रिसेप्टर्स होते हैं। ओस्मो रिसेप्टर उस स्टिमुलस को रिसीव करेंगे
और वो मैसेज केमिकल्स की शक्ल में, देखें ये केमिकल्स की शक्ल में मैसेज कहाँ पे जाएगा, एंडोक्राइन ग्लैंड। अब एंडोक्राइन ग्लैंड जो हमारे प्यास को रिसीव करता है, पानी की कमी को डील करता है, वो हमारे ब्रेन के अंदर है हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस हार्मोन पैदा करेगा, देखें ये हार्मोन पैदा हुआ, हार्मोन यानी वो भी केमिकल्स ही होते हैं, वो हार्मोन है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। वो हार्मोन जाएगा अफेक्टर के पास, इस केस में अफेक्टर क्या है हमारा किडनी, और किडनी क्या होगा अफेक्टर, और किडनी का रिस्पॉन्स क्या होगा, किडनी ब्लड के अंदर से पानी को ज़्यादा फिल्टर करना शुरू कर देगा, क्योंकि प्यास लगी है, जिस्म में पानी की कमी हुई है, तो किडनी क्या करेगा, ब्लड से ज़्यादा पानी को वापस जिस्म में रीअब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। तो ये मिसाल है केमिकल कोऑर्डिनेशन की, जिसमें केमिकल्स के ज़रिए कोऑर्डिनेशन होती है, जबकि ये नर्वस कोऑर्डिनेशन। आगे हम इसकी डिटेल में इसकी स्टडी करते हैं। देखें जी, स्टिमुलाई, व्हाट हैपन व्हेन वी टच ए स्नेल। हम स्नेल को, जब स्नेल जिसे हम घूंगा कहते हैं, अगर किसी सरफेस पे चल रहा हो, अगर उसे ज़रा सा टच करें तो अपनी पूरी के पूरे जिस्म को वो अपने होल के अंदर बंद कर लेता है, यानी छुप जाता है। क्यों छुपता है, क्योंकि हम जब टच करते हैं तो टच का उसको, वो टच का दरअसल क्या है, स्टिमुलस है उसके लिए, वो समझता है कोई खतरा है। वी माइट हैव सीन द फ्लावर्स ऑफ सनफ्लावर, हमने सूरजमुखी के फूल देखे हैं, प्लांट मूविंग टुवर्ड्स द सन, वो उस फूल की डायरेक्शन देखिए, आप देखें सन की तरफ होती है। व्हाट कुड बी द रीजन फॉर ऑल दिस, यानी इन दोनों कामों की वजह क्या है, वजह है टच एंड लाइट। स्नेल के लिए स्टिमुलस क्या था, टच, और सूरजमुखी के जो डायरेक्शन बदली है वो लाइट की वजह से। आर द फैक्टर दैट कैन ब्रिंग अबाउट सर्टेन रिस्पॉन्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये टच एंड लाइट वो स्टिमुलस हैं जो रिस्पॉन्स लाते हैं जिंदा जानदारों में। दीज फैक्टर आर कॉल्ड स्टिमुलाई। अब इन फैक्टर को यानी टच और लाइट को स्टिमुलाई कहते हैं। वी कैन डिफाइन ए स्टिमुलस एज, तो स्टिमुलस की डेफिनेशन हुई एनी चेंज, कोई भी तब्दीली, इन द इन्वायरमेंट, माहौल में, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। अब वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में तब्दीली भी हो सकती है और इंटरनल में, जैसा इंटरनल में मैंने आपको कहा कि ब्लड के अंदर पानी की कमी, तो वो तब्दीली है। विच कैन प्रोवोक ए रिस्पॉन्स इन द ऑर्गेनिज्म, प्रोवोक से मुराद लाना, ब्रिंग, यानी कोई भी तब्दीली इन्वायरमेंट में जो ब्रिंग लाती है जानदार में रिस्पॉन्स, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्टिमुलस। एग्जाम्पल क्या है स्टिमुलस की, हीट, कोल्ड, प्रेशर, साउंड वेव्स, इसी तरह प्रेशर ऑफ केमिकल्स, जिनके आप क्या, सॉरी, प्रेजेंस ऑफ केमिकल, माइक्रोबियल इन्फेक्शन, ये सारी की सारी वो स्टिमुलस हैं जो किसी भी जानदार में तब्दीली लाती हैं। आगे हम देखते हैं अगला जो फैक्टर है वो है रिसेप्टर। पहला स्टिमुलस, स्टिमुलस के बाद रिसेप्टर। स्टिमुलाई आर डिटेक्टेड बाय स्पेशल ऑर्गन्स, टिश्यूज और द सेल ऑफ द बॉडी। अब उन्हें कहते हैं रिसेप्टर, यानी ये रिसेप्टर की डेफिनेशन है। रिसेप्टर उन ऑर्गन्स को, उन टिश्यूज़ को, इन सेल्स को कहते हैं जो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। जैसा मैंने मिसाल दी चूंटी के काटने की, तो उसको किसने रिसीव किया था, हमारे स्किन के अंदर पेन रिसेप्टर ने। तो रिसेप्टर क्या हैं, जो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, साउंड वेव्स आर डिटेक्टेड बाय ईयर्स, जो आवाज़ है उनको हमारे कान रिसीव करते हैं। लाइट इज़ डिटेक्टेड बाय आइज़, और रोशनी को आंखें महसूस करती हैं। केमिकल इन द एयर आर डिटेक्टेड बाय द नोज़ एंड सो ऑन। इसी तरह कोई केमिकल्स है, कोई स्मेल है, तो उसको नोज़, हमारा नाक, उसको डिटेक्ट करता है। द ऑर्गन्स, टिश्यू और द सेल विच आर स्पेशली बिल्ड टू डिटेक्ट पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलाई आर कॉल्ड रिसेप्टर। तो ऑर्गन्स, टिश्यू और सेल जो किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए बनाए गए हैं, उनको हम कहते हैं रिसेप्टर। क्योंकि हर स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए रिसेप्टर मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, उनकी डिज़ाइनिंग और उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। आगे हम बात करते हैं, तीसरी चीज़ क्या थी, कोऑर्डिनेटर। स्टिमुलस के बाद रिसेप्टर, और तीसरी चीज़ है कोऑर्डिनेटर। These are the organs that receive information from the receptor. ये रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं एंड सेंड मैसेज टू द पार्टिकुलर ऑर्गन फॉर प्रॉपर एक्शन, और फिर कोऑर्डिनेटर दूसरे किसी ऑर्गन के पास मैसेज भेजते हैं एक्शन के लिए, रिस्पॉन्स पैदा करने के लिए। अब कोऑर्डिनेशन दो तरह से होती है, एक है नर्वस कोऑर्डिनेशन और एक है केमिकल कोऑर्डिनेशन, जैसा कि हम देख चुके हैं। अब नर्वस कोऑर्डिनेशन, इन नर्वस कोऑर्डिनेशन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर कोऑर्डिनेटर, यानी इसमें कोऑर्डिनेटर क्या होगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन दिमाग को कहते हैं जो खोपड़ी के अंदर होता है, और स्पाइनल कॉर्ड ये रीढ़ की हड्डी के पीछे होता है, जिसे हम हराम मगज़ भी कहते हैं। अब दे रिसीव इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन लेंगे, कहाँ से लेंगे, ये रिसेप्टर से लेंगे, एंड सेंड मैसेज थ्रू न्यूरॉन्स इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। ये न्यूरॉन्स के ज़रिए मैसेज भेजेंगे। जो न्यूरॉन्स के बारे में हम अगले लेक्चर में डिटेल में देखेंगे। न्यूरॉन के ऊपर मैसेज नर्व इम्पल्स की शक्ल में चलता है। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन में न्यूरॉन्स मैसेज लेके जाएंगी, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में, इन केमिकल कोऑर्डिनेशन वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्ले द रोल ऑफ कोऑर्डिनेटर, यानी यहाँ पे कोऑर्डिनेटर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है,
जबकि यहाँ पे कोऑर्डिनेटर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे जिस्म में मुख्तलिफ ग्लैंड्स हैं जो लिक्विड सिक्रीशन पैदा करके रिस्पॉन्स पैदा करते हैं, जैसा कि लिवर भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। दे रिसीव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ वेरियस केमिकल्स। अब केमिकल कोऑर्डिनेटर केमिकल्स की शक्ल में इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, जैसा कि हम देख चुके हैं कि रिसेप्टर से एंडोक्राइन ग्लैंड्स तक यानी केमिकल कोऑर्डिनेटर तक मैसेज किस शक्ल में जा रहा है, केमिकल्स की शक्ल में जा रहा है। आगे एंड सेंड मैसेज बाय सिक्रीटिंग पार्टिकुलर हार्मोन्स, और फिर ये मैसेज देखिए आगे कैसे सेंड करते हैं, एक ख़ास हार्मोन पैदा करके आगे मैसेज सेंड करते हैं इन द ब्लड के अंदर। अब चौथा हिस्सा जी अफेक्टर, ये कोऑर्डिनेटर से मैसेज कहाँ पे जाता है, अफेक्टर के पास। दीज आर द पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच रिसीव मैसेज फ्रॉम द कोऑर्डिनेटर। ये कोऑर्डिनेटर से मैसेज रिसीव करते हैं, जैसा कि यहाँ पे देखेंगे ये कोऑर्डिनेटर से मैसेज अफेक्टर रिसीव करते हैं, अफेक्टर रिसीव करते हैं एंड प्रोड्यूस पार्टिकुलर रिस्पॉन्स, और ये रिस्पॉन्स रद्द-ए-अमल पैदा करते हैं। इन नर्वस कोऑर्डिनेशन न्यूरॉन्स कैरी मैसेज फ्रॉम कोऑर्डिनेटर टू मसल्स एंड ग्लैंड। नर्वस कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, जो मैसेज जा रहा है कोऑर्डिनेटर से यानी ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से, ये या तो मसल की तरफ जाता है या ग्लैंड्स की तरफ जाता है, विच एक्ट एज ए अफेक्टर, यानी मसल या ग्लैंड अफेक्टर के तौर पे काम करते हैं। जैसा कि मैंने जो चींटी की मिसाल या दरवाज़ा खटकने की मिसाल दी थी, उसमें जो अफेक्टर मैसेज लेके जा रहे थे वो मसल्स तक लेके जा रहे थे, किसी और केस में वो मैसेज ग्लैंड्स तक भी जा सकता है। आगे इन केमिकल कोऑर्डिनेशन पर्टिकुलर हार्मोन्स कैरी मैसेज, यानी हार्मोन्स मैसेज लेके जाते हैं फ्रॉम कोऑर्डिनेटर टू पर्टिकुलर टारगेट टिश्यू, यानी इस कोऑर्डिनेटर से टारगेट टिश्यू अफेक्टर तक मैसेज कौन लेके जा रहा है, हार्मोन्स लेके जा रहे हैं। विच एक्ट एज ए अफेक्टर, यानी वो जो टारगेट टिश्यू है वो अफेक्टर के तौर पे काम करते हैं, और यहाँ पे कोऑर्डिनेटर क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। फॉर सम हार्मोन्स नेफ्रॉन एक्ट एज ए अफेक्टर, यानी कुछ हार्मोन्स और नेफ्रॉन्स जो सी हैं वो अफेक्टर के तौर पे काम कर सकती हैं। ये नेफ्रॉन दरअसल गुर्दे की किडनी की बुनियादी इकाई होती है। आगे सिमिलरली बोन्स एंड लिवर एक्ट एज अफेक्टर फॉर मैनी हार्मोन्स, यानी बोन्स हड्डियाँ और लिवर जिगर ये अफेक्टर के तौर पे काम करते हैं। आखिरी है जी रिस्पॉन्स ऑन रिसीविंग द मैसेज फ्रॉम कोऑर्डिनेटर, यानी कोऑर्डिनेटर से मैसेज रिसीव जब करते हैं ना, द अफेक्टर कोऑर्डिनेटर से मैसेज अफेक्टर के पास आता है ना, तो अफेक्टर क्या करते हैं, परफॉर्म एक्शन, ये काम करते हैं, उनके काम को दिस एक्शन इज कॉल्ड रिस्पॉन्स, उनके काम को उनके एक्शन को दरअसल हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स कहते हैं। यहाँ पे इसकी मिसाल देखते हैं जी, फॉर एग्जांपल पुलिंग ओवर हैंड अवे फ्रॉम समथिंग वेरी हॉट एंड, यानी जब आप किसी गर्म चीज़ पे हाथ लगाते हैं तो आप हाथ पीछे खींच लेते हैं, तो वो जो पीछे खींचना दरअसल क्या है, ये रिस्पॉन्स है। द मूवमेंट ऑफ फ्लावर टुवर्ड्स लाइट आर रिस्पॉन्स, जो फूल की मूवमेंट है, जैसे सनफ्लावर की हमने बात की, लाइट की तरफ उसकी जो मूवमेंट है ये भी उसका क्या है, रिस्पॉन्स है। यूजुअली नर्वस कोऑर्डिनेशन प्रोड्यूस इमीडिएट बट शॉर्ट लिविंग रिस्पॉन्स, यानी नर्वस कोऑर्डिनेशन की वजह से रिस्पॉन्स पैदा फ़ौरन होता है लेकिन वो थोड़े वक्फे के लिए रहता है, जबकि बट केमिकल कोऑर्डिनेशन प्रोड्यूस स्लो बट लॉन्ग लिविंग रिस्पॉन्स, यानी केमिकल कोऑर्डिनेशन में वो आहिस्ता आहिस्ता रिस्पॉन्स पैदा होता है लेकिन वो लॉन्ग लिविंग होता है, उसका इफेक्ट ज़्यादा अरसे तक रहता है। तो ये था आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।